learners of English greeting. This is Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. Today our topic is parts of speech. Parts of speech को लेकर अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें कि parts of speech आजकल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। चूँकि ये पार्ट जो कि पहले इग्नोर किया जाता था, अब चाहे आपका एनडीए हो, सीडीएस हो, टेट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, इस तरह के क्वेश्चंस देखने में लगातार आ रहे हैं कि कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो हमें इसको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं, कई बार हम देखते हैं कि एक वर्ड जो हमने प्रेपोजिशन की तरह से कहीं पर स्टडी किया था वह कहीं पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, कहीं पर एडवर्ब का काम कर रहा है। तो हम कैसे पहचाने, ये आज की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेरी है और इम्पोर्टेंट बात है कि उस वर्ड को हम कैसे पहचाने कि वह पर्टिकुलर वर्ड उस सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, एडवर्ब का कर रहा है या किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने टॉपिक लिया है प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे पहचानें कि पर्टिकुलर वर्ड जो किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में दिया गया है यह क्या है। आज हम आपको बताने वाले हैं, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सम वर्ड्स व्हिच आर प्रीपोजिशंस आल्सो फंक्शन एज कंजंक्शंस। तो कुछ वर्ड जो अपने आप में प्रीपोजिशन हैं वो कंजंक्शन का भी काम करते हैं और जो कंजंक्शन है वो प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं। अब ये पहचानना कि वह दिया गया वर्ड प्रीपोजिशन है या नहीं, उसको हमें समझना है। देखिए, कोई भी वर्ड प्रीपोजिशन उस समय होगा जब उसको कोई भी नाउन या आपका नाउन फ्रेज फॉलो कर रहा हो, when it is followed by noun or noun phrase। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या नाउन फ्रेज आ रहा है तो ये प्रीपोजिशन जैसा दिखने वाला वर्ड आफ्टर, जिसके बारे में अभी हम नहीं जानते कि ये कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है, तो हमें इसके बाद में देखना है। यहाँ लिख रहा है द मीटिंग। अब इस द मीटिंग में अगर हम आईएनजी को देखें तो अगर जैसे ही हम निगाह डालते हैं हमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है और हमें इसको वर्ब समझ लेते हैं। लेकिन हमें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना नाउन भी होता है। जब वर्ब वर्ब का काम नहीं करती, नाउन का काम करती है, तो हम उसे जेरेंड कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आफ्टर आया, आफ्टर के बाद जेरेंड आया। जेरेंड खुद एक नाउन का रूप है, ठीक है, और जिसे हम वर्बल नाउन भी कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आफ्टर के बाद आपका जेरेंड आया तो जेरेंड नाउन हुआ, तो यानी आफ्टर को फॉलो किया नाउन ने। एक से ज्यादा वर्ड्स हैं इसलिए ये हुआ नाउन फ्रेज। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज। उसके बाद आपने देखा कि कॉमा लगाने के बाद हमने लिखा है he decided to leave early। तो ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। लेकिन एडिशनल पार्ट में हमने जो यहाँ पर दिया है वो दिया है प्रीपोजिशन और एक नाउन फ्रेज। तो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या नाउन फ्रेज आता है तो वह प्रीपोजिशन कहलाता है, जो कि यहाँ पर आप डेफिनेशन के अंदर देख सकते हैं। देखा कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या नाउन फ्रेज आता है तो नाउन को तो आप पहचानना जानते हैं। अगर एक वर्ड में कोई नाउन है तो वो नाउन कहलाएगा, लेकिन अगर वो नाउन एक से ज़्यादा वर्ड्स में एक्सप्रेस किया गया है तो वो फ्रेज कहलाता है। फ्रेज की दूसरी जो क्वालिटी है वह यह है कि फ्रेज के अंदर मेन वर्ब नहीं होती है। फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज़ नो वर्ब, जिसके अंदर वर्ब नहीं होती। अगर हमने कहा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या हुआ, एक वर्ड है, नाउन हुआ, फ्रेंड्स आर हियर। और अगर हमने फ्रेंड्स के साथ और ज़्यादा वर्ड्स जोड़ दिए, जैसे कि हम कहने लगे सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर हियर, तो ये जो सम ऑफ के साथ फ्रेंड्स पूरा जोड़ करके आया और सब्जेक्ट की जगह पर इसको यूज़ किया गया, तो जो फ्रेंड्स है वो नाउन है, तो इसके साथ जितने वर्ड्स आए आपका नाउन फ्रेज कहलाएगा। और हमने कहा विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, तो विद प्रेपोजिशन हुआ एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स क्या हुआ, सम ऑफ माई फ्रेंड्स हुआ फ्रेज। तो इस तरह से प्रेपोजिशन के बाद फ्रेज का आना या अकेले नाउन का आना अगर होता है तो डेफिनेटली
जो ये वर्ड आपको प्रीपोजिशन दिखता है एक्चुअली वो प्रीपोजिशन ही है। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरे एग्जाम्पल देखना है। ओके, वील वेट हियर टिल 6 o'clock, टिल 6 o'clock। तो यहाँ पर टिल किसको द्वारा फॉलो किया जा रहा है, कौन फॉलो कर रहा है टिल को, 6 o'clock जो कि टाइम है और एक नाउन है। तो ये क्या हुआ, टिल यहाँ पर क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। अब आइए देखते हैं कि कंजंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। When we use a conjunction, जब आप कंजंक्शन यूज करते हैं तो क्या होता है, इट इज फॉलोड बाय अ क्लॉज, इसको क्लॉज के द्वारा फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि क्लॉज क्या होती है। तो लेट मी टेल यू कि क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ अ सेंटेंस which has its own subject and predicate। क्लॉज सेंटेंस का वह पार्ट है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग होता है। इट मींस अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब्स हैं तो उसमें क्लॉजेस हैं और वह डेफिनेटली कोई भी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो इसके अंदर आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें उसमें अलग एक मेन वर्ब जरूर होगी, मेन पार्ट से अलग। तो यहां पर आपके पास आया, आफ्टर आई हैड मेट हिम आई रिकंसिडर्ड द प्लान। तो आप यहां पर देखेंगे कि एक तो आपकी वर्ब ये आई, दूसरी आपकी वर्ब ये आई। ये चूंकि क्लॉज है इसलिए इसका सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट अलग अलग है, इसका सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट अलग अलग है, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं था, केवल जेरेंड लगा था और केवल नाउन फ्रेज की तरह वह काम कर रहा था, तो ये प्रीपोजिशन हुआ था। अब यहाँ पर वही आफ्टर हमने दोबारा यूज किया है और इसके बाद हमने पूरा एक सेंटेंस टाइप का पार्ट लिखा है, जो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, वह एक क्लॉज है जिसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब अलग है, फिर अगले पार्ट में अपना सब्जेक्ट और इसकी अपनी वर्ब अलग है, तो ये 2 डिफरेंट क्लॉजेस हुई। यानी व्हेन वी यूज अ कंजंक्शन इट इज फॉलोड बाय अ क्लॉज। तो कंजंक्शन हम जब कहते हैं जब उसके बाद एक और क्लॉज एक्स्ट्रा आ रही हो, कम से कम आपके 2 क्लॉजेस हों, कम से कम 2 ऐसे पार्ट्स हों जिनमें अपनी अलग अलग वर्ब आई हुई है। तो यहाँ पर आफ्टर के बाद आई हैड मेट हिम, तो ये क्लोज हुई क्योंकि इसका सब्जेक्ट और इसकी अपनी अलग वर्ब है, तो यह कंजंक्शन हुआ। अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। We'll just have to wait till they decide what to do। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि till आया, जो कि अभी हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन में पढ़ा था। यहाँ पर till के बाद नाउन था या नाउन फ्रेज, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं till के बाद इसका अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना प्रेडिकेट है। ऑलरेडी पहले एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहले था, जब यही चीज दोबारा रिपीट होती है तो क्लॉज के दायरे में आती है और प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट अलग अलग क्लॉजेस के दायरे में बढ़ जाते हैं। एनीवे कुल मिलाकर के बात यह है कि ये क्लॉज हुई, तो टिल के बाद अगर क्लॉज आती है तो ये कंजंक्शन है। तो आज की टीचिंग का पूरा निचोड़ ये निकला कि अगर जो भी कोई प्रीपोजिशन जैसा दिखने वाला वर्ड है अगर वो फॉलो किया जाता है एक क्लॉज से तो वो कंजंक्शन है, और अगर नाउन या नाउन फ्रेज से उसको फॉलो किया जाता है तो वह प्रीपोजिशन है। इस तरह के अब कौन कौन से और वर्ड्स हो सकते हैं तो हम आपको बता दें। इस तरह के दूसरे वर्ड्स भी हैं। अमंग द मोस्ट कॉमन आर बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, बट, देन, फॉर। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो यहाँ से आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आप बट और देन को प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों की तरह से यूज़ करना जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर अवेलेबल कराएंगे। इस लेक्चर में जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आई हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा कि प्रीपोजिशन वर्सेस एडवर्ब, कि प्रीपोजिशन और एडवर्ब में हम कैसे डिफरेंशिएशन क्रिएट करें, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि दिया गया वर्ड एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है। इस तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।